1990 में मैं ज्यादा तो वक्त नहीं रहा, पक्का आप बोर तो नहीं हो रहे। 1990 में कश्मीर से पूरी एक रणनीति के तहत, क्योंकि आपको आधी रणनीति, आधी कॉन्स्पिरेसी, आधी प्लानिंग तो हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में नजर आती है, लेकिन जहां से बनती है मैं उस मुल्क में भी जाता हूं। और जैसे आप लोगों ने मेरी 4-6 लाइनें सुन के कहा कि आप समझते हैं कि मैं मुसलमान हूं, वो मुझे 24 कैरेट का ही मुसलमान समझते हैं। लेकिन आपको मैं पूरे ताकत और ईमानदारी के साथ कहूंगा, पिछले 12 साल के अंदर मैंने पाकिस्तान के अंदर जाकर के ऐसे कई मंचों से वो बात कही है जो मुझे कहनी है। अगर किसी को बुरी लगती है तो कहो सवाल का जवाब दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान में जाके बोलने से कुछ होगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि पाकिस्तान का बॉर्डर पार करते ही तो मैं वहां दोस्ती की बातें करूंगा, पाकिस्तान की बातें करूंगा, मोदी को गाली दूंगा, इसको गाली दूंगा, उसको गाली दूंगा, और यहां आते ही बागा बॉर्डर के अंदर घुसते ही लोगों को देशभक्ति सूझने लगती है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, क्योंकि मैं कोई बात हवा में नहीं कह रहा। कुरान शरीफ सुनाए क्या है ये? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? क्या है कुरान शरीफ? हाँ नाम है, बोलिए, सच बोलिए, हाँ, पता है क्या है ये? व्हाट इज दिस? आपको पता है? जिसको नहीं पता वो बताए। कितने लोगों को नहीं पता कुरान शरीफ क्या होता है? ये नहीं सुना ना आपने? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे बाइबल के बारे में सुना है? व्हाट इज बाइबल? क्रिश्चियंस की धार्मिक किताब है। वैसे ही इस्लाम के मानने वालों की किताब का नाम है कुरान मजीद। आपने नहीं सुना, समझ में आता है। इस देश में कोई 19 करोड़ मुसलमान हैं। मैं अपनी बात को दोहराता हूं, 19 करोड़ में से 18 करोड़ ये दावा नहीं कर सकते कि कुरान शरीफ में क्या लिखा है। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक कुरान शरीफ को जिस तरह बेचा जाता है, सुबह से लेकर शाम तक जिस तरह से इस्लाम के नाम पे डराया जाता है, मैं समझता हूं कि वो इसलिए डरा लेते हैं कि आपको पता नहीं है, और मेरे सामने इसलिए नहीं बोलते हैं कि इसको पता है, हमारी पोल खुल जाएगी। आपका न बोलना और इस देश की जुडिशरी को अजीबोगरीब चीजें याद आती हैं। 1990 में कश्मीर से कोई, अशोक जी मेरा ख्याल है कि 2.5 लाख के आसपास, 3 लाख कश्मीर से, जहां सदियों की बड़ी रिवायत है, बड़ी रस्म है, और जब आजादी के दौरान जब मुल्क बट रहा था उस वक्त देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, तो इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे कश्मीर में रोशनी नजर आती है और वहां हिंदू मुसलमान बड़े अमन चैन के साथ रह रहा है। अगर वो रोशनी सही में नजर आई थी गांधी जी को, तो आज हिंदुस्तान में अगर कोई हिंदू मुसलमान के नाम पे, हिंदू पंडित के नाम पे, इंडिया एंटी इंडिया के नाम पे अगर सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं, सबसे ज्यादा आग लगी है, तो वो कश्मीर है। तो मुझे शक होता है कि गांधी जी को कौन सी रोशनी नजर आई थी। अगर एक बड़ा लीडर, इतने कद्दावर लीडर को अगर आज से आने वाले 10 दिन का नहीं पता, तो उसे राष्ट्रपिता होने का कोई अधिकार नहीं है। ये कैसा राष्ट्रपिता है भाई हमारा, जिसको ये ध्यान नहीं दिया, जिसको ये समझ नहीं आया कि जहां रोशनी सबसे ज्यादा नजर सेकुलरिज्म की आ रही थी, वो 70 साल में ऐसा क्या किया कि लगातार कश्मीर के हिंदू उसकी कीमत देते रहे, एक के बाद एक वहां पर आपको कंसेशन देते रहे। 3 बड़े फ्रॉड हिंदुस्तान के अंदर, संविधान के अंदर जुडिशरी ने खामोशी के साथ होने दिए। इस देश के प्राइम मिनिस्टर से लेके, होम मिनिस्टर से लेके सरकारें आई चली गई, लेकिन उन फ्रॉडों को कभी हटाया नहीं गया। उसके बावजूद भी उस जगह आज सबकी आंखों के सामने, सबको पता है पूरी दुनिया में कि कश्मीर से जिन पंडितों को आपने रात के अंधेरे में कत्ल किया, मारा, और मस्जिदों से नारे लगाए गए कि कश्मीरी मर्दों को मार दो, इनकी जवान लड़कियों और औरतों को रख लो। ये नारे मैं नहीं कह रहा, पूरा कश्मीर उन नारों से गूंज रहा था, और मस्जिदों से नारे लगाए जाते थे। ये शर्म की बात है, और हम चुपचाप हैं। वो लोग टेलीविजन पे आरएसएस जैसे आदमी की
बारे में सवाल उठाते हैं। कोई हैदरी है, कोई बाबरी है, ये कौन लोग हैं भाई? थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए कि क्या आप इस प्रांगण में जिसमें आप पढ़ते हैं, जिसमें यहां का पूरा इंस्टीट्यूशन के तमाम सो लोग आपके को क्या सुविधा देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, ये शायद पूरा मैनेजमेंट इसी काम में लगा होगा, और आप इसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ खड़े होकर कहें कि हम तेरे टुकड़े कर देंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये मुमकिन है? लेकिन इस देश में जेएनयू से लेके जादवपुर, जादवपुर से लेके हैदराबाद, खुले आम लोग कह रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और तर्कों से टेलीविजन पे उन्हें बचाया जा रहा है, समझाया जा रहा है नहीं वो ऐसे लोग थे, वो भटके हुए लोग थे, जेएनयू में भटके हुए लोग पढ़ते हैं, ये मुझे पहली बार पता चला। तो ये क्या है? इस देश में ऐसी ऐसी बातें करो, जैसे कहते हैं ना कि पानी की में कितनी तर्क है, उसमें पत्थर फेंको तो लहरों से पता चल जाता है कि पानी कितना जोर का उबलेगा। ये पत्थर फेंके जा रहे हैं पिछले कई सालों से इस देश की मेजॉरिटी के तहम्मुल, उसके पेशेंस, उसके 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 क्या हिंदी में कहते हैं, धैर्य को, वेरी करेक्ट, उसके पेशेंस के आप इम्तिहान ले रहे हैं। पहली बार किसी सरकार ने ये जो 16-17 फ्रॉड थे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो 1993 में बनी, उसको उस भाषा में जवाब दिया जिसको 70 साल पहले दे देना चाहिए था। और यही वजह है कि बहुत सारे दिल्ली के अंदर सेकुलर मुनाफिक मक्कार जगह जगह घूम रहे हैं। देखिए साहब, बच्चों पे गोली मारी जा रही है, देखिए बच्चों को मार दिया आपने, पूरी दुनिया में यहां से लेकर यूएनओ तक जा रहे हैं। इन लोगों को याद रखना चाहिए कि आजाद भारत के अंदर तमिलनाडु का कोई छात्र अगर यहां बैठा हो, तमिलनाडु के अंदर एंटी हिंदी मूवमेंट चला था और अन्ना दुरई ने मशीन गन से गोली चलवाई थी। उन लोगों को तक तकलीफ नहीं हुई थी। माओइस्टों के ऊपर गोली चलती है तक तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जो लोग भारत की रिट को चैलेंज करते हैं, जो आर्मी पे हथियार उठाते हैं, जो रिटायर्ड फौजी को मार देते हैं, जो काम करने वाले पुलिस वाले को मार देते हैं, उनके हक में हमारे देश के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आ जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये नए नए नाम हैं, ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मासूम, भटके हुए, इन तमाम लोगों को एक खास किस्म का इंटेलेक्चुअल तबका प्रोटेक्शन देता है, और उसकी वजह से कन्हैया इस देश में पैदा हो जाते हैं जिनके घर की आय 3,000 रुपए होती है, और वो हिंदुस्तान के हर कोने में जहाज से जा जाके भाषण दे रहा है। ये कौन लोग हैं जो उसको पीछे से पैसा प्रोवाइड करा रहे हैं? ये कौन लोग हैं कि जो कन्हैया को घुमा घुमा के देश के अंदर एक खास वर्ग को तैयार कर रहे हैं? हम उनको जानना नहीं चाहते। मैं चाहता हूं कि आप जानिए उनको। ये ताकतें बहुत खतरनाक हैं। 3 तलाक के बारे में सुना है कभी आपने? क्या है 3 तलाक? टेल मी। एक बात बताएं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं। तलाक का मतलब आप समझते हैं कि तलाक 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 हो गया, यही है ना? ये बहस का मुद्दा क्यों है भारत में? भारत सरकार कानून ला रही है, कोर्ट बना रही है, और कोर्ट इस देश की पहली बार मुझे 70 साल में इतनी सेकुलर नजर आई, उससे पहले कभी नजर नहीं आई मुझे। उन्होंने कहा हम ट्रिपल तलाक पे बात तो सुनेंगे, लेकिन 5 जज बनाएंगे, और खोज खोज के 5 जज जो हैं अलग अलग धर्मों के लाए जाएंगे। ये मुझे पहली बार पता चला कि अगर वो अलग अलग धर्मों के नहीं होते तो फैसला गलत होता, क्योंकि उसमें हर धर्म का आदमी है, इसलिए फैसला सही होगा। ये कोर्ट का काम है। सन 1990 में कश्मीर से 2.5 लाख 3 लाख हिंदू पंडितों को मार करके भगा देने पे कोर्ट से जब यह कहा गया कि इस पे हम चाहते हैं कि आप सुनवाई करें, तो भारत की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उस पे नहीं बात हो सकती, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन यही कोर्ट 1984 के दंग जो सरदारों का जो कत्ल हुआ दिल्ली में, उस पे सुनवाई कर रही है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने तो कमाल उस वक्त कर दिया जब उन्होंने कहा कि हम जो है गांधी जी की हत्या कैसे हुई थी इस पे भी पुनर्विचार करेंगे। तो गांधी जी जो थे 1990 से पहले मरे थे, और कश्मीर 1990 के बाद हुआ था। ये देश में जो सुप्रीम कोर्ट का हाल ये है भाई। मैं कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात नहीं कर रहा।
और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत सुनता था मैं, लेकिन उस दिन से मेरे अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डर निकल गया जब इस देश की सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों ने 6 महीने तक चलने वाले एक मुकदमे को दिन रात सुबह शाम भारत के राष्ट्रपति की मर्जी पिटीशन खारिज हो जाने के बाद रात के 5 बजे तक उस देशद्रोही को, उस ऐसे आदमी को जो इस देश में 300 लोगों का कातिल था, उनकी हत्याओं का जिम्मेदार था, उन बम धमाकों का मास्टरमाइंड था, उस याकूब मेनन को जब सुबह 5 बजे फांसी हो जाती है तो पता ही चलता है कि उस फांसी के बाद एक बड़ी डिबेट में जिसमें एक एक्स जज भी बैठे हुए थे, माफ कीजिएगा, वो ये कहते हैं कि याकूब मेनन हम शर्मिंदा हैं और तेरे कातिल जिंदा हैं। तो उसका कत्ल किसने किया था? उसको भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जुडिशरी के तहत तमाम मदद देने के बाद उसको दोषी पाया और उसको फांसी दे दी। तो जब वो जज बैठा हुआ था एक्स, जब उसको इस बात का कोई मलाल नहीं था कि चंद लोग खड़े होकर कह रहे थे कि तेरे कातिल जिंदा हैं, तो भाई सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो कातिल हैं। उस दिन के बाद से मेरा डर खत्म हो गया कि ये कोर्ट का कंटेम्प्ट वंटेम्प्ट कुछ नहीं होता, कोर्ट हवा में बकवास करती है और कुछ नहीं, कोई कंटेम्प्ट नहीं है। इसलिए इस देश में जो ताकतवर है, जो हथियार उठा लेता है, उससे सरकारें भी बातें करती हैं, उससे जुडिशरी भी पुचकार पुचकार के उससे बात करती है। और जो लोग खामोशी से अपना हक मांगते हैं, जो खामोशी से अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, उससे कोई मिलने भी नहीं जाता है। आप में से पता नहीं कितने लोग टेलीविजन देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट में एक महिला 15 साल तक नाक में नली लगाकर बैठी रही, उसने अन्न छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, उसकी डिमांड सच गलत थी, सच थी, बहस उस पर नहीं जा रहा मैं, लेकिन 15 साल से कोई उससे मिलने नहीं गया। उसको आखिर में आजिज आ गई, थक गई, उसने पूरा अनशनी खत्म कर दिया अपना। वो तो एक अलग इशू है, उसे तो मजबूर कर दिया ना आपने। लेकिन इस देश में, कश्मीर में, सिंह साहब, कश्मीर में कितने हैं हुर्रियत के लोग और कितने टेररिस्ट हैं? अभी आप कह रहे थे कि 93 इलाके के अंदर शांति है, वहां जो 7% इलाका है, कुछ 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं और वो लोग सुबह से लेकर शाम तक भारत को तोड़ते हैं। हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज जा रहे हैं, हम लगातार उनकी वजह से हम पाकिस्तान से कनेक्टेड हैं। लेकिन कोई सरकार इस देश में आई और चली गई, हर सरकार ने हुर्रियत के लोगों से, जो इस देश के खिलाफ हैं, इस देश के खिलाफ हथियार उठा करके जंग करने वाले लोग हैं, इस देश के पासपोर्ट को नहीं मानते, इस देश के संविधान को नहीं मानते, जो भी जाता है वो उनसे बात जरूर करता है कि ये साहब बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। चंद गुंडे जो हैं किसी जगह को यरगमाल बना दें, उसको हाईजैक कर लें, तो सरकारें उसके पास जाती हैं। लेकिन जो शांति से बात कहता है, जो समझदारी से बात कहता है, और उन कश्मीरी पंडितों से कोई मिलने नहीं जाता जो दिल्ली की सड़कों के ऊपर फुटपाथ पे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए कि वो हथियार नहीं उठा रहे। कई बार तो सिंह साहब ने कहा कि भाई अगर 2.5 लाख लोग थे और उन्हें मारा जा रहा था, तो अगर 100 कश्मीरी पंडित भी हथियार उठा लेते तो ये नतीजा नहीं निकलता, ये नहीं निकलता। और मैं तो उससे आगे चला जाता हूं, कुछ लोग डिबेट में उसको भी शायद थोड़ा सा दूसरे तनाजुर में देखते हैं। मैंने कहा कि अगर इस देश में एक आदमी था नाथूराम गॉडसे, मेरी बात को उस कॉन्टेक्स्ट में समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। नाथूराम गॉडसे को जानते हैं आप लोगों ने? दैट्स द पॉइंट। नाथूराम गॉडसे कौन था? जिसने गांधी जी को मारा था। वेरी करेक्ट, आई एग्री विद यू। नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को क्यों मारा था? देखिए, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो वन एस्पेक्ट बट यू डू नॉट नो द अदर एस्पेक्ट। क्यों मारा था गांधी जी को? गांधी जी ने कहा था यह बात कि इस देश का बंटवारा मेरी लाश के ऊपर होगा। यह गांधी जी ने उस वक्त के देश के लोगों को भरोसा दिया था कि बंटवारा होगा तो मेरी लाश के ऊपर होगा, मेरे जीते जी नहीं होगा। यही बात थी कि नहीं? यस और नो बोलिए। नाथूराम गॉडसे की नाराजगी क्या थी? मैं उसको जस्टिफाई नहीं ठहरा रहा हूं, मैं कुछ बात आपसे रेफरेंस में कहूंगा, इसलिए इस बात को रेफरेंस में इस्तेमाल कर रहा हूं। वो इस बात से आहत था कि उसके देश को बांटने के लिए चंद लीडरों ने अंग्रेजों के साथ बैठ के दलाली की और गांधी जी चुप रहे। गांधी जी जीवित थे, गांधी जी ने रोका नहीं और बंटवारा हो गया।
उसकी समझ में जितना आया कि मैं शायद इनकी हत्या कर दूंगा तो बंटवारा रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं सिंह साहब से अक्सर यह बात कहता हूं कि वो गलत था, सही था, मैं इस पे नहीं जा रहा, न मैं उसको सही ठहरा रहा, और हत्या को मैं किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन आज पिछले 2 साल से इस देश में एक वर्ग कहता है कि हम पाकिस्तान नहीं गए, क्योंकि जिन्ना ने जब पाकिस्तान बनाया तो हम नहीं गए, हम भारत में रहे और हमने बंटवारे की मुखालफत की, विरोध किया, अपोजिशन किया। यही बात है। इसी इतिहास में जिसको आप लोग पढ़ रहे हैं, उसी इतिहास में कहा गया कि जिन्ना ने, जो अभी सिंह साहब कह रहे थे कि जिन्ना ने देश बंटवाया, यही पढ़ा है आपने। लेकिन जिन्ना के साथ आपके देश के लोग भी शामिल थे। माफ कीजिए, शर्म की बात तो जरूर है, लेकिन उसमें वो लोग शामिल थे, उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। मेरा दूसरा सवाल है, जिस रेफरेंस में मैंने आपको इतनी लंबी बात कही है, क्या उस वक्त जो लोग मुसलमानों में इस बात से आहत थे कि देश बट रहा है और ये जिन्ना, अली मोहम्मद जिन्ना जो है अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और ये देश बांट करके दम लेगा, तो उसमें से किसी ने हथियार उठा के जिन्ना की हत्या क्यों नहीं की? अगर उन्हें आज जो दावा है उनका कि इस देश से इतना प्यार है उनको और बंटवारे के खिलाफ हैं और जिन्ना के खिलाफ हैं और पाकिस्तान बनना देना नहीं चाहते थे, तो कम से कम कोई एक आध उठता पागल और मार देता जिन्ना को, कम से कम देश तो नहीं बंटता। लेकिन वो सब चुप रहे और आज बड़ी जोर जोर से चिल्लाते हैं। और कौन चिल्लाता है? एक हैदराबाद में एक पागल नाम का आदमी है, उसको अपने बाप दादा के बारे में पता नहीं है। मैं बता देता हूं, उसका दादा रिजवी, जब भारत का विभाजन हुआ और यह कहा गया कि साहब जितनी रियासतें हैं उनको भारत में मिलना है और पटेल साहब इस काम के लिए लगाए गए, तो यह पता चला कि वो कहता था नो, हैदराबाद आजाद होगा, हम पाकिस्तान में मिलेंगे। और आप सोचिए कि 1 लाख लोगों की फौज बनाई और उस फौज के हर फौजी को रजाकार कहा जाता था उस जमाने, और भारत की सेना से वो लोग लड़े। इसका दादा, ये जो आजकल कांग्रेस पार्टी का साथी है, आंध्रा की सरकार में भी साथी था और पार्लियामेंट के अंदर भी बैठ के बड़ी बड़ी बातें करता है कि हम जिन्ना के साथ नहीं गए। तुम जिन्ना के साथ तो जाना चाहते थे, तुमने तो फौज बना करके भारत की सेना से लड़े। वो रजाकार, वो लोग आज ये कह रहे हैं भारत के लोगों से कि अब जब हम जाएंगे तो कुतुब मीनार भी ले जाएंगे और ताजमहल भी ले जाएंगे। 47 में तो गए नहीं यार तुम, और अब तुम हमको सुना रहे हो क्या कहते कि हम भारत के बड़े, हमारी हुव्वुल वतनी है और बड़े हम देशभक्त हैं। लेकिन कोई बोलता नहीं है उससे भाई कि तुम्हारा दादा तो इस देश के खिलाफ उसने रजाकारों की फौज बनाई और भारत से लड़ा और पाकिस्तान में जाना चाहता था। वो तो भला हो और ग्रेटफुल उस देश को, पटेल साहब का, कि जिन्होंने तबीयत से हंटर घुमाया और उस निजाम को मजबूर कर दिया भारत के साथ लाने के लिए। वो लोग आज पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं और बाकी सब इधर उधर घूम रहे हैं। ये पार्लियामेंट में पहुंच कैसे रहे हैं? आखिर उसकी सोच के लोगों ने उसको वोट दिया है। उसका भाई कहता है 15 मिनट के लिए हिंदुस्तान, हैदराबाद से पुलिस हटा लो और हम बताते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं। क्या किसी हिंदू ने यह बयान दिया? मेजॉरिटी में होते हुए दिया? और जिस दिन हिंदू बयान दे देगा, माफ कीजिएगा, आप मुझे याद रखिएगा, दिल्ली के अंदर से लेकर के कलकत्ता और अमेरिका तक कहा का मच जाएगा कि देश के अंदर हिंदू मुसलमानों के खिलाफ है, अगर वो ये बयान दे दे। लेकिन मुसलमान बयान देगा तो वो सेकुलर है। मुसलमान के आतंकवाद का धर्म किसी को पता नहीं है, लेकिन सिख के आतंकवाद का धर्म पता है, हिंदू के आतंकवाद का धर्म पता है, क्रिश्चियन के आतंकवाद का धर्म पता है। लेकिन पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है सबको पता है, लेकिन एक दुनिया का ऐसा धर्म है जिसका धर्म ही नहीं पता चल पा रहा। और पता है तो लोग बोलने से शर्माते हैं, लेकिन न मैं शर्माता था, न मैं शर्माता हूं, न मैं हूंगा। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान से लेके पूरी दुनिया में अगर कोई आतंकवाद का धर्म है, उस धर्म का नाम है इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। किस बात का डर है और किस बात की शर्म है? जब लोग तथ्यों की बात करते हैं, फैक्ट की बात करते हैं, तो इसे कहने में क्यों डर है? मुझे वोट नहीं चाहिए किसी के, मुझे कोई वोट नहीं चाहिए, और कोई नाराज होता हो तो हो जाए। हम आतंकवाद का धर्म नहीं ढूंढ पाते, तो हम तो
हम तो खुद ही उन लोगों के बनाए नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। हम तो खुद ही उन्होंने जो एक लाइन दी है उसी लाइन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हर टेलीविजन पे आने वाला आदमी दाएं बाएं, नहीं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, नो आतंकवाद का कोई धर्म ही नहीं होता। अजीब कहानी है भाई। वे लास वेगास अमेरिका 26, 11, 18, 25 एक कोई कैलेंडर में साल में डेट नहीं बची है जिस देश में दुनिया के किसी कोने में आतंकवाद ना करा हो। और जहां आतंकवाद हो वहां मुसलमान नजर आता है। और मुसलमान का इस्लाम धर्म नहीं है तो हिंदू धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, कौन सा धर्म है भाई? ये झूठ का मुलम्मा खत्म होना चाहिए। मेरी और आरएसएन सिंह साहब की एक ही कोशिश है कि सच बोलिए। थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा नफे नुकसान का मामला है, लेकिन इतिहास में यह चीज दर्ज होगी कि कुछ लोगों को झूठ की घुट्टी पिलाई गई जिसके कारण हिंदुस्तान दोबारा से वहीं पहुंच गया जहां से पहले चला था। तब अंग्रेज थे, अब दूसरे लोग हैं। क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देती है? आप में से बहुत सारे लोग पैदा नहीं होंगे, 1985 की बात है। ये पूछिएगा अपने बड़ों से जाकर के घर में कि एक सफेद बाल वाला एक आदमी था, वो बहुत चिल्ला चिल्ला के आज बोल रहा था, उसमें से कितनी बात सच है जरा पूछिए अपने बुजुर्गों से जाके। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और कुछ लोगों को लगा यह फैसला हमारे मजहब के खिलाफ है, हमारी शरिया के खिलाफ है, हमारी हदीस के खिलाफ है। उन्होंने इस देश में कोहराम मचा दिया और संसद में बैठे हुए लोगों ने खामोशी से उनका साथ दिया और इस देश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया, कानून लाए और ट्रिपल तलाक के सिलसिले में एक ऐसी महिला जो 70-80 साल की महिला थी, उसके पति ने उसको तलाक दे दिया था, वो कोर्ट गई थी, कोर्ट में कहती थी कि मुझे तलाक दे दिया है, मैं इस उम्र में कहां जाऊंगी, मुझे गुजारा भत्ता जो भारत सरकार का संविधान का कोर्ट का जो नियम है उसके तहत मिलना चाहिए। लेकिन मुसलमानों ने कहा ना, यह हमारी शरीयत में नहीं है। उस भीड़ ने एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट को इसलिए बदलवा दिया क्योंकि उस वक्त सत्ता में जो लोग बैठे होते वो सेकुलर लोग थे और वो मुसलमान को नाराज नहीं करना चाहते थे। इसलिए इस देश की सरकारें, इस देश की जुडिशरी से मेरी शिकायत है कि क्या आप जब फैसला देते हैं तो ये सोच के देते हैं कि कुछ लोग चुप रहेंगे तो उनके ऊपर फैसला नाफिज कर दो और कुछ लोग नहीं चुप रहेंगे इसलिए उनका फैसला मत सुनाओ। दिल्ली के अंदर एक मस्जिद है जिसका नाम बहुत सुनते हैं आप लोग। ये मेरे साथी हैं कमल जो आए हैं, जो कैमरे पे काम कर रहे हैं, ये उसी इलाके में रहते हैं। अहमद बुखारी जामा मस्जिद के इमाम हैं। उनके जब पिताजी जिंदा थे तब एक इज्तिमा यानी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब मैं गया था। उस आदमी के ऊपर 65 FIR है, 65। लेकिन मैंने तो कभी उसे गिरफ्तार होते नहीं देखा। या तो FIR झूठी है और FIR सच है। तो दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में जो लिखित में एफिडेविट दिया है वो ये कहते हैं कि अगर हम इसे गिरफ्तार करेंगे तो पूरा माहौल खराब हो जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगर इस देश में कोर्ट के आदेश को लागू करने से माहौल खराब होता है तो फिर तो छूट है सबको। हर आदमी ऐसी कुछ गुंडे इधर उधर के बना ले कि साहब पकड़ने से लोग हालात खराब हो जाएंगे, लिहाजा उनको हम पकड़ेंगे नहीं। ये इस देश का संविधान, ये इस देश का कानून, ये इस देश की जुडिशरी है। इसलिए वो ये कह देती है कि कश्मीर के पंडितों पे सुनवाई का समय नहीं है, ना डॉक्यूमेंटेशन है। वो ये कहते में उसको डर नहीं लगता है। लेकिन 1982 में और 83 में और 84 में और 85 से लेकर के जितने दंगे हुए हैं उनकी सुनवाई तो कोर्ट आज तक दे रहा है। उनकी बात तो आज भी चल रही है। ललित नारायण मिश्रा की हत्या हुई, उनके ऊपर आज भी सुनवाई चल रही है। सब जानते हैं जिन्होंने मरवाया वो भी चले गए, उनकी पुश्तें भी चली गई, आगे आने वाले भी चले गए, लेकिन उस पर सुनवाई चल रही है। वो इसलिए है कि मुझे अब ये यकीन हो गया है इस मुल्क के अंदर कि जब तक आप मजबूती से जोर से नहीं बोलेंगे और ये नहीं बताएंगे हम हैं और अपने होने का सबूत नहीं देंगे तो माफ कीजिएगा, इस देश का कोर्ट है, इस देश की सरकार है, इस देश की पुलिस है, सब चुप रहेंगे। आप बोलने लगे हैं, इसी से कुछ लोगों को तकलीफ होने लगी है। यार ये तो चुपचाप बैठे रहते थे, इनकी तो बोलने का मतलब ही नहीं था, बोलने का काम तो हमारा था, इन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया, लिहाजा अब जो है हमें कुछ नया एंगल निकालना होगा। तो ये वो रिएक्शन है। इसलिए ऐसे समय में 2017, 2016, 2015
2018 भी आएगी, 19 भी आएगी, 20 भी आएगी, सरकारें आएंगी या नहीं आएंगी, एक बात ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप चाह लेंगे वो गद्दी पे बैठेगा और जिस दिन आप चाह लेंगे वो उतर जाएगा। आप तय करें कि हमारे हित की जो बात करेगा वही सत्ता में बैठेगा और जो नहीं करेगा हम उसे उतार देंगे। ये ताकत जिस दिन आप देश को दिखा देंगे, तमाम सरकारें भी मानेंगी, जुडिशरी भी मानेगी और पुलिस भी मानेगी, सब आपकी बात सुनेंगे। मैं समझता हूं कि बहुत लंबा मेरा भाषण हो गया है और आप लोगों को कोई सवाल मेरी जानिब से हो, मेरी तरफ से हो, मुझसे हो, सिंह साहब से हो, आप पूछ सकते हैं। इस पूरे इस एक्सरसाइज का एक ही मतलब है कि आपके मन में कोई प्रश्न हो उसको बगैर किसी हिचक के पूछिएगा। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप जब यहां से उठ के जाएं, जो कुछ बोला गया है अगर वो फैक्ट एक एक अगर आप लगता है आप उसको क्रॉस चेक कीजिएगा और क्रॉस चेक में न मिले तो अपने बुजुर्गों से पूछिएगा, कुछ किताबें कंसल्ट कीजिएगा। उसके बावजूद भी लगता है तो पुष्कल साहब यहीं रहते हैं, इनको पकड़ लीजिएगा, ये मुझे दोबारा ले आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं इतिहास को बहुत दूर तक नहीं ले जाना चाहता, उसमें क्या क्या हुआ है आप खुद वक्तन वक्तन आप उसको समझते रहेंगे। हाँ, मैं पाकिस्तान के चैनल के लिए नौकरी पिछले 12 साल से कर रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है और भारत सरकार ने मुझे उसकी परमिशन दी हुई है। लेकिन आप लोगों के जब सिंह साहब बोल रहे थे तो कुछ रिएक्शंस की वजह से मेरे मन में 2-3 सवाल उठे हैं जो मैं इसलिए जानना चाहता हूं। क्या आपको सच में आज इस धूप में बैठ करके वाकई अच्छा लग रहा है या आप मजबूरी में बैठे हैं? शी स्पोक करेक्ट। इसलिए मैंने कहा कि अश्वनी गुप्ता जी जो कि वी द इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, मेरी और आरएसएन साहब का लगातार पूरे देश में दौरा हो रहा है और हमारी कोई ऐसी इच्छा या ख्वाहिश नहीं है जो नेताओं की होती है कि जिन्हें ऑडियंस दिख जाती है वो बोलना शुरू कर देते हैं। हमसे जब ये कहा गया कि क्या आप कुछ वक्त निकाल सकते हैं, हमने कहा हम इसी काम के लिए हैं और उसके अलावा वक्त ही नहीं हमारे पास। और जब बताया गया कि इस इंस्टीट्यूट में यंग लोग होंगे, उनसे जब बातचीत करेंगे तो शायद हमारा इस पूरे मुहिम का जो मकसद है, जो एम है, जो टारगेट है, वो आप ही लोग हैं। क्योंकि 50 से ऊपर के लोगों से हमें कोई उम्मीद नहीं है और 70 वाले उम्मीद से परे हो चुके हैं। और जो वर्तमान में लोग हैं, अगर इस वक्त भी आपको सच्चाई नहीं बताई गई, इस वक्त भी आपको कंफ्यूज रखा गया, तो यकीन मानिए कि आप ही से 50 साल बाद फिर लोग पूछेंगे कि आपको जब आप छोटे थे तो कुछ सच बताने वाले लोग नहीं थे। इसलिए हम बता रहे ताकि आप फख्र कह सके कि हाँ उस वक्त थे, कुछ लोगों ने हमें सच्चाई बताई थी, इसलिए अब हम गलत बात नहीं बताएंगे। और कश्मीर से लेके केरला और केरला से लेके आसाम और उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश, जितने सूबों का नाम ले लीजिए, कुछ में कम कुछ में ज्यादा, इस देश के सामने जितनी चुनौती सन 1947 में नहीं थी, उससे 1000 गुना चुनौतियां हैं। 1947 में आपको दुश्मन नजर आता था, उसकी चाल समझ में आती थी, उसकी बातें समझ में आती थी, लेकिन 2017 में आपके सामने क्या चुनौती है, आपका दुश्मन कौन है, यह आपको पता ही नहीं चल पा रहा। और टेलीविजन की डिबेट में मैं आरएसएन सिंह साहब जैसे लोगों के लिए दुआ करता हूं कि इनको अल्लाह जो है उम्र दराज करे और इनकी उम्र बढ़ाए और उनको मजबूत, इनके इरादे बुलंद रखे। जनरल जीडी बख्शी हैं, सुशील पंडित हैं, ये तमाम 10-12 ऐसे नाम हैं जो हिंदुस्तान के टेलीविजन पे लगातार, चाहे वो कश्मीर हो, पाकिस्तान हो, आतंकवाद हो, इस्लाम हो, मोहम्मद हो, तमाम सारी बातों के चीज़ों में जितनी खुल के, जितनी साफगोई के साथ ये लोग कहते हैं, उस वजह से इस देश में एक माहौल ज़रूर बना है कि जो लोग कल तक कुछ बातों को कहते में शर्माते थे, कुछ बातों को कहने से डरते थे, कुछ बातों को उससे बचने की कोशिश करते थे, आज लोग सवाल पूछ रहे हैं और उन लोगों के पास जवाब नहीं है। मेरी आप सबसे
आज के इस खिताब, इस एड्रेस, इस भाषण या जो भी आप तकरीर कह लें, मेरा एक ही मकसद है कि जब आप यहां से जाएं तो आप ये जरूर याद रखें कि हम जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ एक्स नेता, वाई नेता, जेड नेता, ये तमाम जो कुछ बातें आपको बताते हैं, ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बताते हैं। ये इतिहास को मजबूत करने, आपके भविष्य के लिए नहीं बताते। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मेरा किसी से विरोध नहीं है। मेरा पार्टी का नाम है भारत, और जब तक भारत के हित की बात होगी तब तक मैं यहां 1000 बार आऊंगा। आप टेलीविजन की डिबेट में, अखबारों में रोज हेडलाइन सुनते हैं, कभी ट्रिपल तलाक पे बात सुनते हैं, कभी निकाह मुता पे बात सुनते हैं, कभी कश्मीर के हुर्रियत के बारे में बात सुनते हैं, कभी एक और जमात है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इन तमाम शब्दों को जब आप सुनते हैं तो मुझे नहीं पता कि आपके मन में क्या सवाल उठता होगा। क्या आप इसको समझ भी पाते होंगे, या आपको लगता होगा पता नहीं कौन लोग हैं, हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हमें अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन आप अपने कैरियर पे 110% ध्यान दें, लेकिन यह देश सुरक्षित रहेगा तब आपका वो 110% पढ़ाई करना मतलब का होगा, नहीं उसका कोई मतलब नहीं है। आप अच्छा पढ़ेंगे, डिग्री आपके पास होगी, आप अच्छा कमाएंगे, लेकिन आपका घर महफूज नहीं है, आपके बुजुर्ग महफूज नहीं है, आपकी आबो हवा महफूज नहीं है, आपकी पॉलिटिक्स महफूज नहीं है, तो यह किस काम आएगी डिग्री? इसको करिए। लेकिन जो आपके आसपास घट रहा है, जो दुश्मन आपके बीच में बैठा हुआ है, जिस दुश्मन ने आपको इतना मिसगाइड कर दिया है कि एक कश्मीर में 1993 में एक जमात बनी जिसका नाम था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, और उसको मात्र 16 लोग चलाते हैं। उन्होंने पूरे देश की राजनीति को तदल-बदल कर दिया है। उन्होंने इस देश की आर्मी की रिट को चैलेंज किया हुआ है, उन्होंने इस सरकार की रिट को चैलेंज किया हुआ है। और क्या वजह है कि 70 साल से ये जहरीले नागों को कौन पाल रहा है और किसके कारण वो भारत को चुनौती देते हैं, इसको समझने की जरूरत है। मैं कश्मीर का नहीं हूं, सिंह साहब कश्मीर के नहीं हैं। ये तमाम समस्याएं हमारी जिंदगी में होंगी, लेकिन हमको लगता है कि आप सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए। आज आपको कश्मीर के बारे में डिबेट हो रही है, मेरा दावा है कि मेरी उम्र भी 50 के आसपास है, 70 तक अगर मैं जिया तो यही प्रॉब्लम आपको आसाम में और केरला में नजर आएगी। इसलिए आपको बताने के लिए हम लोग आए हैं कि आज जो आपके सामने समस्या है, कल आप लोग डिग्री लेंगे, बाहर जाएंगे, कुछ लोग इसमें से पॉलिटिक्स में भी जाएंगे, कुछ लोग इंटेलेक्चुअल्स होंगे, कुछ मीडिया में जाएंगे, लेकिन मीडिया भी इस देश का जो है कंफ्यूज है। और मीडिया का भी एजेंडा यह है कि वो बातें करो जो सबको अच्छी लगे। और मैं और सिंह साहब और हमारी पूरी टीम, हम वो बात करते हैं जो किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन बात सच होनी चाहिए। कभी आपने सोचा है कि टेलीविजन पे बैठ करके कुछ लोग इस देश को तोड़ने की बात कहने की हिम्मत जुटा लेते हैं, और हम कहते हैं ये मुट्ठी भर लोग हैं, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये वैसे ही बीमारी है कि जैसे आपको कोई बीमारी हो जाए, आप कहें बुखार आ जाता है, थोड़ा हो सकता है मैं कल दूसरी टैबलेट खा लूंगा, वो आ जाता है, मुझे अक्सर आ जाता है, और बाद में पता चला कि वो डेंगू हो गया आपको एक दिन। और जब डेंगू होता है तो जीवन और मरण का प्रश्न बन जाता है। आपने, हमारे बुजुर्गों ने इस देश में कुछ समस्याओं को बढ़ने दिया। उनके राजनीतिक स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन उनका स्वार्थ देश का स्वार्थ नहीं था। मेरे लिए देश का स्वार्थ सबसे बड़ा है, मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। कश्मीर के ऊपर बहुत सवाल हैं, आतंकवाद के ऊपर कई सवाल हैं। मैं ना इस बात से परहेज करता हूं कि किसको मेरी बात बुरी लगेगी, किसको अच्छी लगेगी। हां, लेकिन मैं भरी महफिल में अगर मेरी बात से किसी को दो राय है, कोई इत्तफाक है, तो मैं पूरे उसे मौका देता हूं कि वो किताब के हिसाब से, चाहे वो हदीस का मामला हो, कुरान का मामला हो, शरिया का मामला हो, तलाक का मामला हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, बहस करे और बहस में हराए, मैं बात मान लूंगा। लेकिन जो झूठ फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ मैं सख्त अल्फाज करूंगा इस्तेमाल। कुछ आप लोगों को नॉलेज है ये ट्रिपल तलाक क्या बला है भाई? इस पे बड़ी बहस हो रही है। सरकार कानून बनाने जा रही है,
कुछ लोग कह रहे हैं हमारे मजहब के अंदर आप इंटरफेस कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो भारत टूट जाएगा, कुछ कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। कभी सोचते हैं आप लोग कि ये इशू क्या है जिसकी वजह से लोग जो है देश तोड़ने पे आमादा हो जाते हैं? कुछ लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो देश टूट जाएगा। अब ये देश ऐसा हो गया है क्योंकि कुछ लोगों को देश